दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम लोग फिर आगे कंसेप्ट कंजक्शंस को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले टाइम यानी लास्ट वीडियो में आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समझाए थे, तो आज हम उसके अगले काइंड यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए देखो, आपको मैंने लास्ट क्लास में याद कराया था फैन बॉयज का कोड, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आपको याद दिला देंगे। चलिए आज मैं आपको फिर एक नए यानी न्यू काइंड के साथ चलेंगे, जिसका नाम क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। लास्ट क्लास में हमने 3 काइंड के कंजक्शंस के बारे में आपसे डिस्कस किया था, जैसे कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो आज मैं आप लोगों को सबऑर्डिनेट कंजक्शन समझाऊंगी। ठीक है, तो बहुत इजी है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग बिल्कुल इजीली टेक्निक से याद कराए, बिल्कुल ऐसी एक न्यू ट्रिक के साथ हम लोग कंजक्शंस यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शंस बताऊंगी। देखो, मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे क्या है, कंजक्शन पंडित जी है। ठीक है, तो देखिए अभी आधी शादी हुई है, तो चलिए अब आगे के मंत्र पढ़वाएंगे ये पंडित जी हमसे, या ये कह लो कि खुद पढ़ के भैया रिश्तों को अभी और पकाएंगे, मतलब और रिश्तों को जोड़ेंगे। ठीक है, अभी शादी आधी हुई है तो आधे रिश्ते जुड़े, तो अब शादी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और पूरी रिश्तों में बांधेंगे। ठीक है, तो चलिए आज चलते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ। देखिए सबऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं, जो आपके किसी एक मेन क्लॉज को किसी डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, यानी ये कह लो कि शादी के बाद मतलब फैमिली प्लानिंग में चले गए, अब यहाँ पर जो डिपेंडेंट क्लॉज है यानी बच्चे, उनको उनके माँ बाप से जोड़ रहे हैं, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ रहे हैं। ठीक है, सिंपल सीधी सीधी भाषा में समझिए। ठीक है, यानी डिपेंडेंट कौन, हम लोग बच्चे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कौन, हमारे पेरेंट्स। तो हमको हमारे पेरेंट्स से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अभी हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, हर बात के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, खाने पीने के लिए, सब चीजों के लिए डिपेंड है भाई हम। तो बस यही कर रहे हैं हम कि भाई बच्चों को उनके पेरेंट्स से जोड़ रहा है ये, यानी एक डिपेंडेंट क्लॉज को किसी मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब कहोगे मैम मेन और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, बहुत इजी टेक्निक है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा आई डोंट नो। ठीक है, फिर मैंने आपके सामने लिखा ही लीव्स। ठीक है, तो अब आप ये बताओ, जब मैंने आपसे ये कहा आई डोंट नो, मैंने कहा मुझे नहीं पता, तो आप क्या बोलोगे, आपके मन में क्वेश्चंस अराइज हुए ना, मतलब सेंटेंस में इनकम्प्लीट जैसा लगा, क्वेश्चंस रेज हुए कि मैम आप क्या नहीं जानते हो, क्यों नहीं जानते हो, ये सब चीजों के सवाल मन में आपके उठे होंगे। ठीक है, आई डोंट नो के बाद आपको बहुत इनकम्प्लीट सेंस लगा। ठीक है, तो जब आपके सामने ऐसी फीलिंग आ जाए, इट मीन्स वो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और जब मैंने यहाँ बोला ही लीव्स, वह रहता है, तो आपके मन में थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन आया कि हाँ ये कंप्लीट जैसा है। लेकिन मैंने क्या किया, इसके अधूरेपन को इसके साथ पूरा करने की कोशिश करी। कैसे, यहाँ पर वेयर लगा दिया। ठीक है भाई, ये बेचारा क्या था, डिप्रेशन में चले जाता, अकेला था, कुछ कर नहीं सकता था, इनकम्प्लीट। ठीक है, तो मैंने इसके डिप्रेशन में बचाने के लिए इसको इसके साथ जोड़ना चाहा। ठीक है, तो बताइए अब ये क्या था, डिपेंडेंट क्लॉज, ये क्या था, मेन क्लॉज। दोनों को जोड़ा तो किसने जोड़ा, ये बेचारे नए पंडित जी आए, इन्होंने जोड़ा। कौन है ये, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, तो इन्हें ही सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं, यानी कि जो आपके क्या करे, मेन क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं आपको इसके बारे में और आगे बताऊंगी। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया कि भाई मेन क्लॉज क्या है, यानी जब कोई क्लॉज किसी मेन पे यानी किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज पे क्या होता है, डिपेंड होता है अपने मीनिंग के लिए, अपने इनकम्प्लीटनेस को पूरा करने के लिए, तो उस क्लॉज को हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज।
और जो मतलब अपने मीनिंग के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है, वो अपने आप में पूरा है, उसे कहेंगे मेन क्लॉज। और जब इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है ना जिस भी कंजक्शन के द्वारा, उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, अब देखिए इसका नाम भी देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने वाला सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, ये इजी बहुत इजी सी ट्रिक्स है यहाँ पर। अब देखिए मैं आपको एक एक करके इसके यूजेस बताऊंगी कि कहाँ कौन सा यूज होता है। अब आपको देखो, मैं आपको पहले एक चीज बताती हूँ, एक बात बताती हूँ, ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं ना, ये यूज भी कैसे होते हैं। ये यूज ना अपने यूज को ही क्लासिफाई कर दिया इसने। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो उसके काइंड है, काइंड नहीं कहेंगे हम, उसके यूज का क्लासिफिकेशन कहेंगे। यानी इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के क्लासिफिकेशन हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे यूज होते हैं। सबसे पहले देखिए इसके बारे में मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है ये, ठीक है, वर्ड्स join the या एक कह लो subordinate clause to the main clause। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो यूजेस होते हैं ना, इसके यूजेस ना बटे हुए हैं। कितने तरह में बटे हैं, कितनी क्लास में बटे, 9 क्लासेस में बटे हैं। कितनी क्लास में, 9 क्लासेस में इसके यूजेस बटे हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको 1 बाय 1 सारे क्लॉजेस यानी सारे यूजेस को इनकी क्लासेस में बताने वाली हूँ। सबसे पहले आता है आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि जो आपके टाइम को शो करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम। टाइम इज जो आपको ये बता देते हैं कि हमारा जो टाइम एक्शन है वो किस टाइम पर हुआ है, व्हेन द एक्शन इज हैपनिंग और हैपेंड। ठीक है, यानी टाइम से समझिए, टाइम इज जो व्हेन का आंसर दे। ठीक है, तो आपके देखो इसमें कंजंक्शन कौन से लगते हैं, ये कंजंक्शन होते हैं जैसे आपके आफ्टर, ठीक है, बिफोर, व्हेन, अनटिल, ठीक है, टिल, सिंस, एटसेट्रा। ठीक है, यानी कि आपके ये क्या बताते हैं, टाइम को शो करते हैं। देखिए एग्जांपल से समझिए, मैंने आपसे एग्जांपल में कहा, ठीक है, आई, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल में कहा, आई केम आफ्टर आई हैव माई डिनर, कि मैं अपने डिनर के बाद आया। तो देखिए यहाँ पर आई केम और आई हैव माई डिनर, ये 2 सेंटेंसेस थे। तो यहाँ ये आफ्टर जो आया बीच में, इसने जोड़ दिया दोनों को। देखिए पहले ये जो आई केम था, ये क्या था, डिपेंडेंट क्लॉज। कैसे, मैंने बोला कि मैं आई, तो आप पूछोगे नहीं मैम आप कब आए, कब का आंसर आपके मन में उठेगा। तो मैंने क्या किया, इस आफ्टर के द्वारा आपको वो जवाब दे दिया कि भाई जब मेरा डिनर हो गया उसके बाद में आई। तो ये आपके क्या हो गए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम। अब देखिए इसी तरह से व्हेन का भी आंसर आ सकता है कि भाई व्हेन का आंसर कैसे दे सकते हैं, जैसे आई लेफ्ट हिम व्हेन आई गो देयर, कि मैं उसको छोड़ के आ गई जब मैं वहां गई थी। ठीक है, तो यहाँ व्हेन का आंसर भी आएगा, सिंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके क्या हो सकते हैं, हमारे टाइम को शो करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे नेक्स्ट आता है आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ प्लेस। देखिए ये आपके प्लेस को बताते हैं। प्लेस मीन्स कौन सा एक्शन किस जगह पर हुआ है, यानी किसी भी एक्शन के होने का प्लेस बता दीजिए। ठीक है, अब कहोगे मैम प्लेस कैसे कैसे बता सकते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सेट्रा, नहीं बेटा, दिल्ली मुंबई एक्सेट्रा तो नाउन में आ जाएंगे, फिर वो याद है आपको, नाउन हमारी जगह के नाम को बताते हैं। तो ये प्लेस कैसे बताते हैं, देखो ये बताते हैं जैसे वेयर। ठीक है, वेयर में आंसर देंगे वेरेवर। ठीक है, और आपके व्हेन एवर,
ठीक है, ये इस तरीके से आपके जवाबों को देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे अभी एक एग्जाम्पल लिया था, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानते? कि वह कहाँ रहता है, वेयर ही लीव्स। तो यहाँ उसके रहने की जगह को मुझे नहीं पता ना, कि वह कहाँ रहता है मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पर इस वेयर से उसके रहने के जगह का बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो ये एक क्लॉज और ये दूसरा क्लॉज, इट्स सबऑर्डिनेट क्लॉज, इट्स मेन क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ वेयर। ठीक है, और दूसरा देखो मैं आपको एक पहचान और बताती हूँ। देखो ये मेन क्लॉज है, सॉरी ये सबऑर्डिनेट है। मैं आपको एक पहचान और बताती हूँ सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज पहचानने की। देखिए जिसमें भी आपका ये कंजक्शन जुड़ा होता है ना, जिस पार्ट में, वही पार्ट आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, और हमेशा याद रखना, मैम पता कैसे चलेगा ये वेयर इसके साथ है या इसके साथ है, कंजक्शन कभी भी एंडिंग में नहीं लगता। ठीक है, कंजक्शन या तो स्टार्टिंग में लग जाएगा या बीच में लग जाएगा। अब ये देखो, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो ये इस क्लॉज के स्टार्टिंग में आ रहा है, तो इट्स सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, जैसे इसमें देखिए यहाँ पर ये किसके साथ आ रहा है, स्टार्टिंग की बात करेंगे, एंडिंग में तो होता ही नहीं ना कंजक्शन, तो एंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ये इस वाले क्लॉज के साथ आ रहा है, तो इट मीन्स ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ और ये मेन क्लॉज हुआ। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंस। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि मेन क्लॉज कौन सा होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होता है। ठीक है, चलिए अब देखो हम आगे की बात करेंगे। हमने प्लेस की बात करी कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ प्लेस क्या बताता है हमें, कि वो किसी भी एक्शन के होने का प्लेस बताता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो जैसे मैं वेरेवर का एग्जांपल देखी हूँ, है ना, प्लीज accompany me wherever I go, यानी मेरे साथ चलो जहां भी मैं जाता हूँ। ठीक है, या जहां भी मैं जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर ये जो वेयर है ये क्या है, प्लेस बता रहा है, कहाँ तक अकम्पनी करना है, जहां तक मैं जाती हूँ या जाता हूँ। तो ये वेयर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ प्लेस में आ गया। ठीक है, बहुत इजी टेक्निक है। देखो यहाँ वेयर दिख रहा है आपको, वेयर मीन्स प्लेस, वेयर मीन्स प्लेस। यहाँ देखिए आपको वेन, टाइम। ठीक है, इजी टेक्निक है, बिल्कुल इजी ट्रिक से याद करिए। और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगी जिससे आपको और इजी हो जाएगा इसे समझना। अब देखिए मैं आपको अगले नेक्स्ट यूज की तरफ लेती हूँ। नेक्स्ट यूज होता है हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ कंडीशन। कंडीशन आपको याद आ रही होगी, जहां पर हम शर्त की बात करते हैं। शर्त यानी इफ की बात कर दे, अनलेस की बात कर दे, प्रोवाइडेड की बात कर दे। ठीक है, तो यानी जब आपके सामने अगर मगर आ जाए तो बस समझ लो कि हमारा कंडीशन आ गया। भाई शादी की बात चल रही है भैया, शादी में बोलते ना अगर तुमने ऐसा नहीं निभाया तो, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। पंडित जी बैठे हैं भाई, कंजक्शन नाम के पंडित जी बैठे हैं, समझ लो। तो क्या कह रहे हैं, अगर भैया लड़की ने इस वचन को नहीं निभाया तो लड़का चले जाएगा। ठीक है, या लड़के से बोलते हैं भैया तुम ऐसा नहीं करोगे तो लड़की तुम्हारा घर छोड़ के चली जाएगी, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। तो बस वही चीज चल रही है, अगर मगर वाली बात चलेगी। अब इफ यानी कंडीशन मीन्स इफ की बात करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, जब आपके सामने किसी काम को करने की कंडीशन की बात हो जाए, ठीक है, इफ की बात हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ कंडीशन की बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। देखो थर्ड इज सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ कंडीशन। ठीक है, कंडीशन मतलब इफ और वेदर की बात करी जाए। जैसे देखिए इसमें आपके आते हैं इफ, अनलेस, ठीक है, प्रोवाइडेड, ठीक है, यही आते हैं ज्यादातर तीन, इससे ज्यादा आते नहीं है, बट आ भी जाए तो कह नहीं सकते, बट मेन तो तीन यही आते हैं इसमें। चलिए देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा इफ शी आस्क मी, कि अगर वह मुझसे कहती है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा या मैं उसके साथ चले जाऊंगा, है ना, ये तो बोलेंगे। तो आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हर, कि मैं उसकी मदद कर दूंगी। अब देखो यहाँ पर इस काम को रखने की ये शर्त रखी गई,
रखी गई ना। इफ, इस क्लॉज में इफ आया ना, और ये इफ क्या बता रहा है, हेल्प करने की शर्त। क्या शर्त है, अगर वो मुझसे कहती है तब, नहीं कहेगी तो नहीं करेंगे, है ना, क्लियर। तो ये जो इफ क्लॉज है ये क्या हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये हो गया हमारा मेन क्लॉज, और दोनों को जोड़ा तो इफ लग गया, ठीक है। अब देखो अनलेस की बात दिखाती हूं मैं, जैसे देखो वर्क हार्ड अनलेस, ठीक है, अनलेस यू विल नॉट सक्सीड, कि भाई मेहनत करो वरना तुम सक्सेस नहीं होंगे। तो बताओ सक्सीड होने की शर्त क्या है, मेहनत करना, है ना। तो ये अनलेस क्या बता रहा है, शर्त, किसकी शर्त, सक्सीड होने की, क्या शर्त, वर्क हार्ड। तो बताइए ये अनलेस इधर वाले पॉइंट में लगा सक्सीड वाले में, तो वो सबऑर्डिनेट हो गया और ये मेन क्लॉज हो गया, इंपैरेटिव सेंटेंस बन गया ना पूरा, वर्क हार्ड, मेहनत करो, है ना, हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, दैट्स इट, है ना। नेक्स्ट देखिए आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ, अब देखिए आपका नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन रीजन, ठीक है, कि हम किसी काम को करने का क्या बता रहे हैं, अब रीजन बता रहे हैं, ठीक है, कि भाई हमने ये काम क्यों करा, ठीक है। तो जैसे हम बिकॉज का यूज कर लेते हैं, करते हैं ना, सिंस का यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये रीजन बता रहे हैं। मतलब जहां भी दो सेंटेंस ऐसे दिखे कि भाई हमें रीजन बता रहे हैं, तो आपको बिकॉज का यूज कर लेना है, एज का यूज कर लेना है, सिंस का यूज कर लेना है। कहोगे मैम सिंस तो आपने टाइम में भी बताया था, हाँ बिल्कुल बताया था, लेकिन जब टाइम बता रहा हो तब भी सिंस लगा लोगे। देख लो बता क्या रहा है, टाइम बता रहा है सेंटेंस या रीजन बता रहा है, तब हम दोनों में से उस अकॉर्डिंगली यूज कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ अगला पॉइंट क्या है, रीजन का। रीजन के लिए क्या क्या लगते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीजन में, जैसे बिकॉज, मैंने यह काम क्यों किया, बिकॉज, एज, ठीक है, और हमारा सिंस। तो ये हमारे क्या बताते हैं, रीजन को बता देते हैं। जैसे मैंने बोला कि आई रेस्पेक्ट माई अंकल, मैं अपने अंकल की रेस्पेक्ट करती हूँ। तो आप पूछोगे ना क्यों, क्यों का सवाल आया। अब मैंने देखो क्यों का आंसर दिया बिकॉज, ठीक है, ही इज वेरी काइंड, क्योंकि वह बहुत ही काइंड है, इसलिए मैं उनकी क्या करती हूँ, रेस्पेक्ट करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये देखो आई रेस्पेक्ट माई अंकल, ये क्या है मेन क्लॉज, और यहाँ देखिए ही इज वेरी काइंड, क्योंकि इसके साथ ये कंजक्शन जुड़ा है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये दोनों अलग अलग पड़े थे, एक समझ लो दूसरे देश में, एक दूसरे देश में। मैंने क्या करा, इसको इधर बुलाया, उसको भी बोला इधर आ जाओ भाई, और बीच में मेरे पास कुछ जोड़ने वाला पड़ा था, मैंने कहा इसका भी यूज हो जाएगा, मैंने इसको जोड़ दिया, तीनों बराबर हो गए ना, तीनों का काम चल गया भाई। ये एक अलग देश डिप्रेशन में चल रहा था, ये कुछ अलग बीमारी से चल रहा था, दोनों को इकट्ठा करा और बीच में बोला भाई इसके साथ जुड़ जाओ, दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाओगे, ठीक है ना। तो यही हुआ हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम, ठीक है। अब देखो आगे क्या हुआ, 4 के बाद 5, ठीक है। अब हमारा आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब जब हम किसी चीज की तुलना करने के लिए जो कंजंक्शन लगाते हैं, जैसे इसमें हम लगाते हैं लेस देन, ठीक है, मोर देन, एज मच एज, ठीक है, एज भी लगा देते हैं खाली। तो ये हमारे क्या होते हैं कंपैरिजन में यूज होते हैं। देखो एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, जैसे मान लो किसी घर में 2 भाई बहन रहते हैं, तो दोनों लड़ते नहीं है, मम्मी तेरे को ज्यादा प्यार करती है मेरे को ज्यादा प्यार करती है, बता भाई। तो तीसरा आदमी आया बोला मम्मी इसको ज्यादा प्यार करती है तेरे से ज्यादा नहीं करती है, तो वो क्या बोलेगा, योर मॉम लव्स हिम मोर देन यू, कहेगा नहीं कहेगा भाई, सेंटेंस क्या बनेगा, ये तो बोलेगा मॉम लव्स यू। अब बताओ मोर लगेगा कि नहीं लगेगा, ज्यादा के लिए मोर देन हर लगा लो, या बॉय है तो हिम लगा लो। तो बताओ यहाँ पर ये कंपैरिजन हुआ कि नहीं हुआ,
मोर देन। कंपैरिजन माना भाई मदर तुमसे ज्यादा प्यार करती है, उससे नहीं करती है, ठीक है भाई। अब बताओ, झगड़ा तो फैला दिया ना बेचारे ने आगे, अब समेटेंगे भाई यू और हर, जो समेटेंगे बाद में। चलिए अब कहोगे जैसे एज मच एज का दिखाती हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा शी लाइक्स पेस्ट्री, भाई वो पेस्ट्री पसंद करती है। फिर मैंने यहाँ लिखा लाइक्स केक, शी लाइक्स केक, एक सेंटेंस मैंने ये लिख दिया, ठीक है। शी लाइक्स पेस्ट्री, शी लाइक्स केक्स। अब दोनों को मैंने क्या किया, कंपैरिजन किया। कैसे किया कि भाई वो पेस्ट्री को इतना पसंद करती है जितना उसको केक पसंद आता है। दोनों को मतलब सिमिलर चीजों को कंपेयर करें, तो यहाँ मैं क्या लगाऊंगी, एज मच एज, एज मच एज, ठीक है। एज मच एज यानी जितना पेस्ट्री को पसंद करती है उतना ही वो केक को भी पसंद करती है। तो दोनों में के बीच में कंपैरिजन हुआ। ये बात अलग है कि वो दोनों को इक्वल वेटेज मिली, बट कंपैरिजन के तौर पर मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कंपैरिजन के लिए जो यूज होते हैं कंजक्शन वो, ठीक है। तो कंपैरिजन में यूज होते हैं लेस देन, मोर देन, एज मच एज भी लगा सकते हैं, खाली एज भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी दो सेंटेंसेस में कंपैरिजन करने वाले दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए देखिए, नेक्स्ट हमारा होता है पर्पस, ठीक है। जैसे हम किसी काम को करने का पर्पस बता देते हैं, यानी हमारा काम करने का क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं, ताकि हम जीवित रह सकें, कहते हैं ना, है। जैसे हम कहते हैं कि भाई वो मेहनत कर रहा है, क्यों कर रहा है, ताकि वो एक बड़ा घर खरीद सके, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे पर्पस। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैम रीजन में भी तो यही आए थे, क्यों का सवाल। देखिए दोनों में अंतर है, क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हम किसी काम को करने का पर्पस पहले से डिसाइडेड है, प्री मतलब, ठीक है। और यहाँ पर वो हमेशा हो रहा है, यहाँ पर वो हमेशा हो रहा है कि भाई मैं अपने अंकल की रेस्पेक्ट करती हूँ, हैबिट में है, क्यों, ही इज वेरी काइंड, ठीक है। लेकिन जब मैं पर्पस की बात कर रही हूँ तो वो एक पर्टिकुलर पर्पस मतलब पर्टिकुलर काम के लिए ही क्यों का जवाब दिया जा रहा है। जैसे मैं बोलूँ मैं पढ़ा रही हूँ, क्यों पढ़ा रही हूँ, ताकि तुम एग्जाम दे पाओ, तब मैं क्या लगाऊंगी, तब मैं कहूंगी पर्पस। लेकिन अगर आप ये बात कहोगे कि हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम बड़े इंसान बन जाए, दैट इज द रीजन, ठीक है, वो रीजन है। क्यों, क्योंकि वो आपकी आदत है पढ़ने की, ठीक है। और मैं एक पर्पस यानी किसी खास रीजन से पढ़ा रही हूँ आपको, दैट्स अ पॉइंट, ठीक है। ये है डिफरेंस। तो देखिए पर्पस में आएंगे आपके जैसे दैट, ठीक है, इसमें दैट आ जाएगा, सो दैट भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के आपके ये आ जाएंगे। अब देखिए जैसे दैट का एग्जांपल दिखाती हूँ, और एग्जांपल से समझिए आप। जैसे मैंने बोला वी ईट, हम खाते हैं, क्यों खाते हैं, दैट वी मे लिव, वी मे लिव, कि भाई हम ताकि जिंदा रह सकें। तो इसके लिए देखो ये जो दैट है ये पर्पस बता रहा है कि हम खाते हैं, क्यों खाते हैं, हम जिंदा रह सकें, ठीक है, इसलिए। अब देखो जैसे यहां मैंने लिखा ही वर्क हार्ड, वह मेहनत करता है, क्यों करता है, ठीक है, दैट ही मे बाय यानी खरीद सके, क्या खरीद सके, एक कार खरीद सके, ताकि वो क्या खरीद सके, एक कार खरीद सके। यहाँ पर सके की बात होनी चाहिए, मतलब सीधी सीधी बात। और समझिए एक ट्रिक और है इसमें, ताकि हम यहाँ पर किसी सके का आंसर दे सके, मीन्स कहते हैं ना कि हम खाते हैं ताकि हम जी सके, ठीक है, वह मेहनत कर रहा है ताकि वो बड़ा घर खरीद सके, ठीक है। तो ये होता है पर्पस। लेकिन रीजन में हम इस चीज का जवाब नहीं देते हैं, रीजन में हम इसलिए का जवाब देते हैं, इसलिए, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है। आगे हमारा आता है कंसेशन का।
कहोगे मैम कंसेशन तो हम कपड़े वगैरह खरीदने जाते हैं तब मांगते हैं भाई थोड़ा कंसेशन कर दो। हाँ बिल्कुल, यहाँ भी कंसेशन मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा भाई, पढ़ाई में भी डिस्काउंट तो मांगने बनता ही है, बिल्कुल बनता है भाई। देखो कैसे बनता है, देखो यहाँ पर हम कंसेशन की बात करेंगे। क्या मतलब है कंसेशन का? देखो कंसेशन का अगर आप मीनिंग देखो, डिक्शनरी मीनिंग, तो उस मीनिंग की बात करें तो होता है छूट, यानी किसी काम में छूट। लेकिन यहाँ कंसेशन कैसे मिलेगा? यहाँ कंसेशन का मतलब है कि कोई चीज पॉसिबल नहीं थी लेकिन अब वो पॉसिबल तुम कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैं बोलूं या आप बोलो कि भाई वह बीमार था लेकिन फिर भी वो स्कूल गया, काम करने लायक था नहीं लेकिन फिर भी उसने उस काम को करा, तब हम कहेंगे कि वो कंसेशन में आ गया। ठीक है, आया समझ? देखो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। देखो दे वेंट टू प्ले, वह खेलने गए। ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ लिखा इट वॉज डार्क, वह खेलने गए, और यहाँ क्या बोला मैंने? वहां अंधेरा था। अब देखो दोनों को जोड़ो, वो खेलने गए जबकि अंधेरा था फिर भी गए, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगी? दो, यानी कि हमारे कंसेशन में दो, ऑल दो। ठीक है, ये सारे वर्ड आपके कंसेशन बताते हैं कि भाई वो खेलने गए जब अंधेरा हो गया था, यानी खेलने का समय नहीं था लेकिन फिर भी वो खेलने गए, तो दैट इज द पॉइंट ऑफ कंसेशन। यानी जब कोई दो सेंटेंस इस बात को शो कर रहे हो कि कोई काम करने लायक था नहीं लेकिन फिर भी उस काम को किया गया, तब हम कहते हैं कंसेशन शो हो रहा है। तो हमें कंसेशन वाले यानी कि दो, THOUGH, दो, ऑल दो, ये सारे वर्ड आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिखा ऑल दो का भी एग्जाम्पल दिखाती हूँ। इस बात को हमेशा माइंड में रखना कि दोस्तों कि हमेशा जो ये ऑल दो आता है ना, ये ऑल दो ये हमेशा स्टार्टिंग में ही आता है सेंटेंस के। ठीक है, जैसे ये दो तो बीच में आ गया, लेकिन जब भी कोई सेंटेंस में ऑल दो लगाते हैं ना तो हमेशा स्टार्टिंग में लगाना। इनका मीनिंग यही होता है जबकि, काम करने लायक नहीं थे फिर भी, या जबकि ये काम किया गया, तब हम दो और ऑल दो लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑल दो आई वॉज इल, आई वेंट टू दी स्कूल, जैसे मैं बीमार थी लेकिन फिर भी मैं स्कूल गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑल दो का यूज हो गया नहीं हो गया, तो यानी मैं जाने लायक नहीं थी लेकिन फिर भी मैं गई, दैट इज द कंसेशन पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, देखिए नेक्स्ट होता है हमारा, आपका आता है रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए अब हमने काम को तो कर दिया, करने लायक था नहीं लेकिन मैंने फिर भी उस काम को कर दिया, अब उसका रिजल्ट भी तो होना चाहिए ना हमारे हाथ में, है कि नहीं भाई? रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस भी तो होना चाहिए किसी काम को करने का, है ना? तो देखिए अब हम बात करेंगे रिजल्ट की, यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ रिजल्ट कह लो या कॉन्सिक्वेंसेस कह लो, कि भाई किसी काम को करने का हमें नतीजा क्या मिला। ठीक है, तो इसमें हमारे देखो कौन से कंजक्शन आते हैं, जैसे देखो आता है इसमें सो दैट। ठीक है, और सो भी सो दैट भी कैसे आता है? सो फिर कुछ लिखा होता है फिर दैट, जैसे सच दैट, इस तरीके से आते हैं, ये दो आ जाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझिए, मैंने कहा कि वह इतना इंटेलिजेंट बच्चा था कि क्लास में टॉप कर गया, अब उसके इंटेलिजेंट होने का रिजल्ट बताया ना, क्या रिजल्ट आया? कि वो क्लास में टॉप कर गया, है ना? तो ये जो सो दैट हमने लगाया इसी से तो आएगा ये रिजल्ट। देखिए कैसे, एग्जाम्पल से समझते चलिए बस। भाई हमारे इंग्लिश ग्रामर के कहते हैं ना पिलर्स, क्या है? एग्जाम्पल, सहारा, डूबते को सहारा देते हैं एग्जाम्पल। भाई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, कैसे समझे? एग्जाम्पल का सहारा, है ना? जैसे वो चींटी को पत्ते पे चढ़ के बचाया गया, बस बस वही ऐसे हमारे एग्जाम्पल बताते हैं ये, है कि नहीं? भाई डूब रहे थे हम इस कॉन्सेप्ट में, समझ नहीं आ रहा था, हमने क्या करा? एग्जाम्पल का सहारा लिया और बच गए, हमारी नदी पार हो गई। नदी पार मतलब
एग्जाम पार हो गए हमारे। बस देखो अब एग्जाम्पल से समझिए कैसे, ठीक है भाई। देखो जैसे मैंने कहा ही वॉज सो इंटेलिजेंट, कि वह बहुत इंटेलिजेंट है या था, ठीक है। ही वॉज या ही इज लगा लो, चलो अभी भी है। ही इज सो इंटेलिजेंट, इतना इंटेलिजेंट है, दैट ही टॉप्ड द क्लास, वो टॉप कर गया क्लास में, है ना। तो उसके इंटेलिजेंट होने का ये क्या बता रहे हैं, रिजल्ट, भाई परिणाम ये निकला, भाई उसके होशियार होने का निकला ना, ठीक है। तो ये जो सो दैट है ये क्या बन गया हमारा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखो जैसे सच दैट का दिखाती हूँ, ठीक है। दिस प्लेस इज सच पॉल्यूटेड, कि ये प्लेस इतना पॉल्यूटेड है कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूं, दैट आई कैन नॉट ब्रीथ इजीली, कि भाई मैं आसानी से सांस भी नहीं ले पा रहा हूं। तो उसे देखो यहाँ पर ये सच और ये दैट दोनों ने जोड़ा। जैसे मैंने बोला दिस प्लेस इज पॉल्यूटेड, एक सेंटेंस ये। दूसरा मैंने बोला आई कैन नॉट ब्रीथ इजीली, भाई मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, ये प्लेस पॉल्यूटेड है। तो मैंने दोनों को जोड़ा, कैसे, सच दैट, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे का रिजल्ट शो करें कि भाई वो प्लेस इतना गंदा है कि उसका रिजल्ट क्या निकला कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। तो ये रिजल्ट शो करने वाले क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो एक लास्ट और बताती हूँ आपको, मैनर, यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ मैनर की बात करूंगी मैं, ठीक है। देखिए मैनर, आप कहोगे मैम एडवर्ब में भी तो हमने मैनर पढ़ा था, तो ये कंजंक्शन में कौन सा मैनर आ गया। हाँ बिल्कुल आएगा भाई, क्यों भाई, क्योंकि ये भी तो किसी काम को, एक्शन को जोड़ रहे हैं ना। तो किसी काम को किस तरीके से किया जा रहा है, उनको जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन हम लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ मैनर, ठीक है। यानी हम किसी काम को करने का तरीका बताएंगे अब तुम्हें, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को कंजंक्शन करने का तरीका बता रही हूँ ना, कि कैसे करने हैं शो, कैसे करने हैं क्वेश्चन सॉल्व कंजंक्शन के आ जाए तो बस वही मैं बता रही हूँ, कैसे का जवाब मैनर देती है। तो यहाँ पर दो सेंटेंस इस तरीके से जोड़े जाएं कि वो कैसे का आंसर दे देंगे, तब हम कौन से कंजंक्शन यूज करते हैं। जैसे देखो एज इफ, ठीक है, ठीक है। जैसे एज इफ का यूज कर दिया हमने, ठीक है। एज दो का यूज कर दिया, एज दो, ये दो ही होते हैं इसमें, और होते नहीं, इसमें ईटीसी लिखूंगी भी नहीं। ये दो होते हैं ऐसे कंजंक्शन जो आपको मैनर शो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो एग्जाम्पल से समझो, ही रन, वह भागा, कैसे भागा, कि जैसे कोई उसको मार रहा हो, ठीक है। यहाँ क्या लिखा मैंने, someone is या was beating him, कि भाई वह ऐसे भागा। अब देखो दो थे, ही रन वह भागा, और दूसरा मैंने बोला कि कोई उसे मार रहा था। तो मैं इन दोनों को बुलाया, आ जाओ भाई दोनों जुड़ो, कैसे, एज इफ someone was beating him, जैसे ही रन वह ऐसे भागा जैसे कोई उसे मार रहा हो। तो उसके भागने की मैनर को शो किया गया कि भाई कैसे का जवाब दिया गया ना, कैसे भागा, जैसे कोई उसे मार रहा हो, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ मैनर हो गए, ठीक है। अब कहोगे मैम एज दो कब लगता है, देखो एज दो भी बताती हूँ। जैसे मैंने बोला कि वह मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो मुझसे पहली बार मिला हो, भाई उसके देखने का मैनर बोला ना मैंने, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ लिखा इट लुक्स, वह ऐसे लग रहा था जैसे, एज दो वह मुझसे पहली बार मिला हो, एज दो ही वॉज
मीटिंग मी फर्स्ट टाइम, कि भाई वह मुझसे पहली बार मिल रहा हो, वो ऐसे इस तरीके से मुझे देख रहा था या वो मुझे ऐसा लग रहा था, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ मैनर बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने आज आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कवर किए हैं। ठीक है, कैसे कैसे भाई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के, अब आप कहोगे मैम ट्रिक बताने वाले थे, बिल्कुल बताते हैं। देखिए जो भी आपके कंजंक्शन सिंगल वर्ड में आ रहे हों और वो कंजंक्शन आपके फैन बॉयज में इंक्लूड ना हो रही हो, ठीक है, क्या बोला मैंने, सिंगल वर्ड में आ रहे हों और वो आपके फैन बॉयज में इंक्लूड ना हो रहे हों, ठीक है, तो वो हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। इतनी बात क्लियर। देखो जितने भी हमने आपके कंजंक्शन पढ़े आज सारे सिंगल वर्ड में ही तो थे भाई। आप अंटिल ले लो, सिंस ले लो, व्हेन ले लो, इफ ले लो, ठीक है, बिकॉज ले लो, टिल ले लो, तो ये सब सिंगल वर्ड ही तो है। वेरेवर ले लो, वेनेवर ले लो, है ना, बोलो दैट ले लो, तो ये सब सिंगल वर्ड है। और इनमें से एक भी बता दो फैन वॉइस में इंक्लूड हो रहा है, एक भी नहीं हो रहा, तो बस भाई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गए। वो सिंगल वर्ड के कंजंक्शन जो फैन वॉइस में नहीं आ रहे वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाते हैं, बस। ठीक है, और यही एक इजी ट्रिक है जो आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन याद करा देगी कि भाई जो फैन वॉइस में नहीं आ रहे सिंगल वर्ड के कंजंक्शन वो क्या हो गए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कंप्लीट करे। अब हमारा एक कंजंक्शन और रह गया, दैट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन, जिसको हम अपनी अगली वीडियो में शेयर करेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि हम रोज आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट लेके आए और आपके एग्जाम्स को क्लियर करने का इजी ट्रिक्स और टेक्निक्स बता सकें। थैंक यू दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे।